हेलो डियर स्टूडेंट। आइए आज हम लोग मिल करके राजा किसान नगर टॉपिक को, जो यूपी बोर्ड इतिहास विषय में मिलता है दूसरा टॉपिक, इसके बारे में कुछ जानते हैं, सीखते हैं। पिछले वीडियो में मौर्य नगर प्रशासन के बारे में हम लोग नहीं सीख पाए थे, उसको जानते हैं। तो मौर्य काल में नगर शासन के बारे में जो विस्तृत वर्णन मिलता है वह मेगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में पाँच पाँच सदस्यों वाली 6 समितियां बनी थीं। कुल मिला के इन समिति में 30 सदस्य थे जो नगर के विविध कार्यों को देखभाल करते थे। इसमें 6 समितियों में पहली समिति जो उद्योग और शिल्प के बारे में निरीक्षण कार्य इत्यादि करती थी। दूसरी समिति विदेशियों के आवागमन, उनकी देखरेख की सुरक्षा व्यवस्था देखती थी। तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीयन को देखती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य को देखती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, कितने वजन, कितना दाम इत्यादि चीज़ों को। छठी समिति बिक्री कर को वसूलती थी। इस प्रकार मेगस्थनीज के वर्णनों के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियों द्वारा 5-5 सदस्यों की समिति होती उसके द्वारा कार्य किया था। अन्य स्रोतों से पता चलता है कि नगर, जितने भी नगर, चाहे वो पाटलिपुत्र हो या कोई भी नगर रहा हो, उस समय उसके प्रशासन की मुख्य बागडोर नगरपाल नामक अधिकारी की होती थी, जो एक केंद्रीय अधिकारी था। केंद्र सरकार के केंद्रीय राजाओं के अनुसार वह जो है शांति व्यवस्थाओं पर स्थापित करता था। उसके सहायक रूप में नागरक या पूर्व मुख्य और युक्त सहायक के रूप में कार्य करते थे। तो ये नगर प्रशासन है। तो इसके अनुसार उस समय नगर प्रशासन बहुत ही अच्छे से चलाया जाता था। शांति सुव्यवस्था की स्थापना की जाती थी। साफ सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की इस नगरों में व्यवस्था की जाती थी। तो वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ भी चूँकि केंद्र होता था, इसलिए जो है बहुत अच्छे सुचारू ढंग से शांति सुव्यवस्था स्थापित करके कार्य चलाया जाता था। तो आइए आज हम लोग दूसरा विषय बिंदु जो है पढ़ते हैं कि मौर्यों के पतन के बाद भारत में किस प्रकार से दूसरे राजवंशों ने शासन किया। तो मौर्य काल में वास्तविकता यह है कि जो केंद्रीय सत्ता थी वो समाप्त हो गई। अब क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में 2 प्रकार की शक्तियाँ उभर कर सामने आई। एक तो स्वदेशी शक्तियाँ, दूसरी विदेशी शक्तियाँ। तो मौर्य काल में स्वदेशी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे शुंग वंश। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग, जो सेनापति थे राजा बृहद्रथ के, उन्होंने अपने राजा की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। और इसे जो है इस वंश में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र बहुत प्रतापी राजा इस वंश के हुए। इन्हीं के बारे में कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ संस्कृत का लिखा। उस ग्रंथ के नायक अग्निमित्र हैं। तीसरे शासक में वसुज्येष्ठ, चौथे वसुमित्र, अंधक, पुलिंद, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र या और देवभूत इस वंश के अंतिम शासक हुए, जिसकी हत्या करके वासुदेव ने कर्णवंश की स्थापना कर दिया 73 ईसा पूर्व में। 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने अपने राजा, जो ये शुंग वंश के राजा, इनकी हत्या करके कर्णवंश की स्थापना कर दिया। और कर्णवंश 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला। इस वंश में वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन राजा हुए। इनकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। शुंग वंश की समाप्त किया वासुदेव ने, और उनके वंश को समाप्त करके सिमुक नामक व्यक्ति ने सुशर्मन, जो इस कर्ण वंश के अंतिम शासक थे, सुशर्मन ने इनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। जो सातवाहन वंश है उत्तर भारत का ना होकर के ये मध्य भारत का था, मध्य भारत में, क्योंकि इसी दौर में उत्तर भारत में विदेशी शक्तियाँ अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गई थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? शिमुक ने किया 30 ईसा पूर्व में। और इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, पैठन इसे कहा जाता। प्रतिष्ठान को पैठन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के हिस्से में स्थित है। इसकी दूसरी राजधानी थी अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अमरावती आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। इस वंश में कई शासक हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हुआ सातकर्णी प्रथम। और इस वंश का सबसे प्रतापी
और भारत के सबसे प्रतापी राजाओं में गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्हें पश्चिम का स्वामी माना जाता है। कहा जाता है इनके घोड़े 3 समुद्रों के पानी पीते थे। इसी वंश में वशिष्ठिपुत्र पुलमाई, यज्ञश्री, सातकर्णी और हाल एक शांतप्रिय राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे और विद्वान राजा भी थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा है। इस वंश के बारे में कहा जाता है यह वंश मात्र सत्तात्मक शक्ति पर विश्वास रखता था। इसीलिए अपनी माता को सम्मान देने के लिए यहाँ के राजाओं ने अपने पुत्रों का नाम माता के नाम से, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, वल्लभी श्री सातकर्णी जैसी उपाधियाँ मिली। लेकिन जो सत्ता मिलती थी वो माताओं को नहीं मिलती, बल्कि पिता के नाम पर पुत्र को मिलती थी। यह पहला राजवंश है भारत में जिसने भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत किया। इसने सोने, चांदी, तांबा, सीसा, पोर्टिन के सिक्के चलवाए। तो ये महत्वपूर्ण इनकी है, इन्होंने भूमि अनुदान देने की शुरुआत किया, ये बहुत पहली बात है। और अधिकांश प्रकार के सिक्के चलवाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस वंश की। और मध्य भारत, दक्षिण भारत में सेतु का काम इस वंश ने किया। और अब चलते हैं विदेशी आक्रमण या राजवंश जो भारत में स्थापित हुए और शांति सुव्यवस्था स्थापित किया, विकास कार्यों में योगदान इनका रहा है। पहले राजवंश है हिंद यवन। दूसरी सदी ईसा पूर्व में हिंद यवन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। हिंद यवन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए मिलांडर। ये भारतीय साहित्य में मिलिंद नाम से जाने जाते हैं। मिलांडर 165 से 145 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी साकल, जिसे आज सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है, कहा जाता है। इसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया, कहा जाता है अयोध्या तक पहुंचाया। इसी को पुष्यमित ने पराजित कर दिया था मिनांडर को, और अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसका साक्ष्य अयोध्या के धनदेव अभिलेख से मिलता है। तो प्रथम बार इस राजवंश मैंने हिंद यवन राजवंशों ने व्यवस्थित सिक्के चलाए, प्रचलन किया, और ये सिक्के ही आगे चल के प्रचलित होते रहे। और जो सिक्का चलवाया था इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे, चांदी और तांबा, और जिस पर राजा का फोटो, तिथि और टकसाल का नाम दर्ज था। इसलिए भारत के इतिहास को तिथियुक्त लिखने में बहुत मदद मिलती है हिंद यवन द्वारा चलाए गए सिक्कों से। दूसरा जो आया शक, ये मध्य एशिया से चलकर भारत आए थे। इनकी 5 शाखाएं थी। इन्होंने हिंद यवनों को पराजित करके उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और जगह जगह अपने शासन की सत्ता के केंद्र स्थापित किए। इसकी जो है पहली शाखा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में तक्षशिला उसकी राजधानी थी। कहाँ थे? तक्षशिला। दूसरी शाखा कहाँ पर था? पंजाब में, ये पेशावर में, पंजाब के पेशावर में, तक्षशिला में। पहली शाखा तक्षशिला में, दूसरी पेशावर में। तीसरी शाखा कहाँ पहुँचाई? मथुरा में। चौथी शाखा पहुँची पश्चिम भारत में कहाँ पे? जूनागढ़ क्षेत्र में। पांचवी शाखा जो है उत्तरी दक्कन, जिसे मालवा कहते हैं, वहाँ पर स्थापित हुई। इसी शाखा के शासकों को पराजित करके उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने या राजा ने 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर दिया था। स्थानीय शासक ने शकों को, जो 5वीं शाखा के शक थे, उनको पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यह उपाधि इतनी महत्वपूर्ण हुई कि कई राजाओं ने जो है बाद में उसे धारण किया, यह उपाधि हुई। और इसमें विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध शासक हुए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस उपाधि इतनी प्रसिद्ध हुई कि चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के तीसरे शासक हुए, महत्वपूर्ण शासकों में, तो इन्होंने उपाधि धारण किया। ये सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए हैं। बाकी और भी 16-17 विक्रमादित्य हुए हैं। 16 विक्रमादित्य। अंतिम जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो अकबर से युद्ध किया था, पानीपत का द्वितीय। चौथी शाखा के ही जो हुए, चौथी शाखा मतलब जो जूनागढ़ क्षेत्र में आई, उसके जो है प्रसिद्ध शासक हुए हैं रुद्रदामन। 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया है। इन्होंने उपलब्धि इनकी क्या रही? विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इसी में जिक्र मिलता है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और सुदर्शन झील के निर्माण की जिक्र होता है इसमें। और इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय थे, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया था।
चौथे जो विदेशी आए थे हिंद पार्थियाई पहलव, इनका मूल निवास स्थान ईरान था, फारस जिसे कहते हैं। इसके प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीज थे। इसके प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीज, जिनके समय में सेंट पॉल नामक ईसाई धर्मगुरु भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए आए। माउस और भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य में मो इनका नाम मिलता है, एक शासक हुए हैं। इन्हें मित्रडेटस प्रथम जो भारत में शासन हिंद पार्थियन या पहलव वंश का स्थापना हुआ, मित्रडेटस प्रथम ने स्थापित किया। तख्ते बही अभिलेख एक पेशावर मिलता है जिसके अनुसार गोंडो फर्नीज पहलव वंश के शासक थे। जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजवंश स्थापित हुआ भारत में उस समय कुषाण थे। कुषाण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये भारत में आए और भारतीय बनकर रह गए। हालांकि मध्य एशियाई जो चीन का मध्य एशियाई क्षेत्र है वहाँ से आए और यहाँ पर भारत में आए और भारतीय बनकर रह गए। इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। इसमें पहले शासक कुजुल कटफिसस थे जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना किया और तांबे के सिक्के चलाए। इनका शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनके सिक्कों पर इन्हें महाराजा धीराज कहा जाता है। सिक्कों से ही पता चलता है कि बौद्ध धर्म के उपासक थे। बुद्धो नमा लिखा है। दूसरे शासक कुषाण वंश के थे जिनका नाम है बिम कडफिसस। ये जो है तक्षशिला और पंजाब को जीता, तक्षशिला को राजधानी बना लिया, सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए और जो चलाए थे उस पर यूनानी और खरोठी भाषा में लिखा हुआ है। शिव, नंदी, बैल, त्रिशूल की चित्र अर्चित है और महेश्वर की उपाधि धारण किया। इससे पता चलता कि वे भारत में शिव के उपासक थे। इन्होंने पहली बार सोने के सिक्के चलवाए, ये उपलब्धि है बिम कडफिसस की। तीसरे शासक हुए हैं कनिष्क, जिनका शासन 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक माना जाता है। 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत का प्रचलन करवाया। इनकी राजधानी पुरुषपुर थी, पेशावर के निकट। यहीं पर एक संघा नाम का एक विहार बनवाया और कनिष्क की स्तूप बनाया, चैत्यगृह बनवाया। कई चीज़ें पेशावर पुरुषपुर में स्थित है। कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया और तक्षशिला में सिरकप नगर। ये जो है कनिष्क की उपलब्धियाँ रही। इसने चीनी सेनापति पांचाऊ को पराजित करके चीन के आक्रमण को रोक दिया और फिर दोबारा आक्रमण में चीन को पराजित करके जीता भी था चीन के कुछ हिस्सों को जो तिब्बत का है। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली के विकास करने वाले थे। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन करने वाले शासक थे। कुंडग्राम में इन्होंने, कश्मीर कुंडल वन में इन्होंने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया। इनके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक, चरक संगीता लिखा, संघ रक्ष इनके पुरोहित थे। इन विद्वानों को संरक्षक करता थे। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था और स्वर्ग का पुत्र कहा था इन्होंने। कुषाणों ने शकों की छत्र प्रणाली को विकसित करके उसे आगे बढ़ाया। तो ये उपलब्धियां शकों की रही हैं। तो इसके अलावा इनके समानांतर में दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड ये 3 राजवंश शासन कर रहे थे प्राचीन काल से अभी तक। और इनका जो है वहाँ शासन था। उत्तर भारत में इन विदेशी और स्वदेशी राजाओं का शासन था। प्रिय छात्र छात्राएँ, जो आपके यूपी बोर्ड में प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर मौर्य वंश और गुप्त वंश से। तो गुप्त वंश के कुछ शासकों के बारे में हम लोग जानते हैं। हालांकि गुप्त वंश कुषाणों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इस गुप्त वंश में पहले शासक हुए हैं श्रीगुप्त, ये अधिराज थे कुषाणों के अधीन। दूसरे शासक थे घटोत्कच गुप्त जो महाराज की उपाधि धारण किया। 275 ईस्वी से इनका शासन शुरू होता है श्रीगुप्त का, फिर घटोत्कच गुप्त, और 320 ईस्वी में से लेकर 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के प्रतापी शासक हुए और पहले शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, गुप्त संपद का प्रचलन कराया, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपनी शक्ति का विस्तार किया। विवाह के उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार के चांदी के सिक्के भी चलवाया। और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, पाटलिपुत्र की राजधानी थी। इन्होंने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के लिए 335 ईस्वी में गद्दी छोड़ दिया और इनका पुत्र प्रतापी सिद्ध हुआ भारत में।
और इसने जो इनके उपलब्धियों का वर्णन हरिसेन नामक एक कवि ने प्रयाग प्रशस्ति में किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त भारत की विजय किया, 100 युद्ध लड़ा, कहीं भी पराजित नहीं हुआ। इनकी उपलब्धियों को प्रभावित होकर B.A. स्मिथ नामक विदेशी इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि समुद्रगुप्त कहीं पराजित नहीं हुआ था और पराक्रमांक की उपाधि धारण किया था, पराजित नहीं कहीं हुआ था, और यह नेपोलियन से बहुत पहले शासन कर चुके थे। इसीलिए भारत का नेपोलियन कहना उचित नहीं, न्यायसंगत नहीं है। इन्हें ये समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहते थे, सम्मान महसूस करते थे। इनके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त बहुत योग्य नहीं थे, इनकी जगह पर 380 में बने हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, शकों को पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिनका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और अपने पति की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्र प्रवर सेन प्रथम और दामोदर सेन का संरक्षक की भूमिका के रूप में अपने पिता की सलाह से अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन किया वाकाटक वंश पर, और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, खासतौर पर वैष्णव धर्म के। अब इनके अपने अभिलेख में इन्होंने एक दंकुन नामक गांव को दान किया था, किसको? आचार्य चनाल स्वामी को, और यह आदेश दिया था सभी उस गांव के कुटुंब, ब्राह्मण, किसान, व्यापारी आदि इस चनाल स्वामी को सम्मान दे, दान दक्षिणा दे और इनके कहे हुए बातों का पालन करें। इससे जो है शासन चलाने में आसानी होगी।